बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है मतदान उत्तराखंड में बीते दिन। उत्तराखंड में पड़े 62.5% वोट। उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान हुआ। आपको बता दें, उत्तराखंड के चुनावी मैदान में 70 सीटों पर 132 प्रत्याशी मैदान में है। मतदान का ग्राफ साल 2017 से इस बार कम हुआ। साल 2017 में 65.56% वोट पड़े थे। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। कुछ जगह ईवीएम की गड़बड़ी के चलते मतदान में कुछ समय के लिए व्यवधान भी देखने को मिला। उत्तराखंड में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। कल 70 विधानसभा सीटों पर 632 प्रत्याशी की किस्मत दांव पर है। छिटपुट घटनाओं को यदि छोड़ दिया जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से बीते दिन उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। 2017 के मुकाबले इस बार वोट प्रतिशत कम रहा। 62.05% वोट पड़े हैं इस बार, लेकिन 2017 में 65% वोट उत्तराखंड में पड़े थे। 632 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे। इस बार 10 मार्च को नतीजे घोषित होंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम फेस बनाए गए। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। वहीं कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी के चेहरा, सीएम चेहरा, जिनके नेतृत्व में इस बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ा जा रहा है। उत्तराखंड में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीते दिन चुनाव हुए, 10 मार्च को नतीजे घोषित होंगे, लेकिन सबकी निगाहें जो असेंबली इलेक्शंस था वो अभी तक पीसफुली चला। 70 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का 11,697 बूथ में मॉर्निंग मॉक पोल हुआ। मॉक पोल के समय पर कुछ ईवीएम्स में जहां पे एरर आए थे उसको हमने रिप्लेस करा दिया था। उसके बाद पोल स्टार्ट हो गई थी। पोल पीसफुली चला और अभी तक 5 o'clock तक 59.37% हमारा पोलिंग परसेंटेज रहा। अभी भी 6 o'clock तक हमारा ऑफिशियली टाइम है, वोटिंग का टाइम है। वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में लाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि ईवीएम सील करने से पहले ध्यान दिया जाएगा कि कहीं ईवीएम बदला तो नहीं गया है। इसके साथ ही जांच की और भी प्रक्रिया है। वोटिंग संपन्न होने के बाद सभी पार्टियों के कैंडिडेट के सामने स्ट्रांग रूम सील किया जाएगा। हालांकि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा 3 लेयर की होगी, जिसमें सबसे पहले सीआरपीएफ और दूसरे पर स्टेट फोर्स और तीसरी लेयर में स्थानीय प्रशासन मुस्तैदी से सुरक्षा देंगे। सुनिए क्या कह रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। पोलिंग प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, स्ट्रांग रूम बना दिए गए हैं। जो भी ईवीएम आ रही है वो स्ट्रांग रूम में सुरक्षित अब रहेगी। 10 मार्च को ही जो है वो ओपन होगी। किस तरीके की प्रक्रिया रहेगी सबके लिए? सभी ईवीएम्स जमा हो चुके हैं देहरादून क्षेत्र में और उसके बाद स्क्रूटिनी प्रोसीजर होता है। स्क्रूटिनी में ये देखा जाता है कि पोलिंग प्रक्रिया ठीक थी, जो रजिस्टर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डायरी है और कोई भी विजिट शीट है, अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ है क्या देखा जाता है, ईवीएम रिप्लेसमेंट का केस है तो डिटेल्स देखा जाता है। ये सब देखने के बाद स्क्रूटिनी प्रोसीजर में ऑब्जर्वर साहब उसको ओके करेंगे। उसके बाद ही उसको रखा जाएगा स्ट्रांग रूम में और स्ट्रांग रूम का सील किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट्स। उसके बाद वीडियो कैमरा लगाया जाएगा। वीडियो कैमरा से कंटिन्यूअसली काउंटिंग दिन तक इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। उस पर कोई भी कैंडिडेट भी उसको देख सकते हैं। 3 कॉर्डन सिक्योरिटी भी हम इंतजाम कर रहे हैं। उसके बाद काउंटिंग डे पे इसको दिखाया जाएगा। सिक्योरिटी में क्या क्या रहेगा? सीआरपीएफ फर्स्ट कॉर्डन जो है सीआरपीएफ का, सेकंड कॉर्डन जो है स्टेट आर्म पुलिस का और थर्ड कॉर्डन जो है नॉर्मल पुलिस का रहता है। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर वोटिंग प्रक्रिया अब संपन्न हो चुकी है और क्योंकि अब जो है ऑब्जर्वर जो एक प्रकार से जिन्होंने ईवीएम को क्रिएट किया, ईवीएम जो है अब यहाँ पर आ चुकी है और जो स्ट्रांग रूम में बनाया गया है, ये स्ट्रांग रूम में अब सारी ईवीएम को रखा जाएगा और 10 मार्च को फिर जो है ये ईवीएम ओपन होगी और इसके बाद भी जो है
पूरी प्रक्रिया शुरू होगी कि कौन सा कैंडिडेट, कौन सा प्रतिनिधि किस विधानसभा से जीत रहा है, वो प्रॉपर जो है उसकी काउंटिंग की जाएगी। और देखिए कि इसके अंदर जो है ये पूरा स्ट्रांग रूम है और यहाँ पे जो खिड़कियाँ थी उस खिड़कियों को सील कर दिया गया है, पूरा प्लाई लगा के जो है बंद कर दिया गया है कि इसमें कोई जो छोटा जीव जंतु है, जो जानवर है, वो अंदर ना घुस सके। इसके साथ ही जो है लाइट को भी जो है यहाँ पर ऑफ कर दिया जाता है, उसको कट कर दिया जाता है कि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, इससे ईवीएम को नुकसान पहुंच सके। और ये 10 मार्च को ओपन होगा। उसके बाद ये क्लियर होगा जब काउंटिंग होगी कि कौन सा प्रत्याशी किस विधानसभा से जीता और कौन सी पार्टी की फिर सरकार बनेगी। कैमरामैन विजय थोड़ी के साथ मैं अंशुमान मिश्रा, हिंदी खबर, देहरादून। और चलिए इसे ये पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। देहरादून से संवाददाता अशोक जुड़ गए हैं और रुड़की से मेरे सहयोगी राव जुड़ गए हैं। सबसे पहले अशोक के पास जानना चाहूंगी। अशोक, देखिए इस बार के चुनाव की यदि बात की जाए तो 62% वोट पड़े हैं। पिछले बार की तुलना में कम वोट पड़े हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। 10 मार्च को नतीजे घोषित हो जाएंगे। 632 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है, ईवीएम में कैद हो गई है सभी की किस्मत। बिल्कुल भागीचा, देखिए जिस तरह से कल उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और 70 विधानसभा सीटों पर 632 उम्मीदवारों की उत्तराखंड के 82,62,000 से ज्यादा मतदानों ने उनकी किस्मत लिख दी है। साथ ही साथ तौर पर बात की जा सकती है यहाँ पर जिस तरह से कहीं ना कहीं इस बार जो तमाम उम्मीदवार है, जहाँ पार्टियों की भी बात अगर यहाँ पर करें, चाहे वो कांग्रेस की या फिर बीजेपी, दोनों ही प्रमुख पार्टियों की अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं तो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से इस समय दावा कर रहे हैं कि 60 पार का जो नारा दिया गया है और उत्तराखंड की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता में देखने का मन बना लिया है, क्योंकि जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री ये बात कहते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने पिछले 5 साल में विकास कार्य को तेजी से बढ़ाया है, इसी बात को लेकर उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी है कि एक बार फिर से बीजेपी को मौका दिया जाए। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष में सबसे मजबूत कही जाने वाली कांग्रेस पार्टी की भी यहाँ पर बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ने लगातार जिस तरह से दावा कर रही है कि इस बार उत्तराखंड की जनता सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है। ऐसे में देखने वाली बात भी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि दोनों ही प्रमुख पार्टियां इस समय अपनी जीत को लेकर बड़े बड़े दावे जरूर कर रही है, लेकिन उन तमाम जो मतदाता है उन्होंने उन तमाम उम्मीदवारों की जो किस्मत है ईवीएम में लॉक कर दी है। ये जनता ही जानती है कि आने वाले समय में कौन सत्ता में काबिज होगा, लेकिन ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है कि आने वाली 10 तारीख को जब यहाँ पर वोटों की गिनती होगी तो किसके सत्ता का यहाँ पर किस्मत खुलेगी, कौन सत्ता के सिंहासन पर काबिज होगा, किसके साथ इस पर जीत का साथ सजेगा, आने वाली 10 मार्च को ही पता चलेगा। ठीक है, रुड़की से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राव, देखिए रुड़की में भी शांतिपूर्ण मतदान हुआ इस बार। हालांकि जो मतदान हुए हैं वो वोट प्रतिशत थोड़ा कम रहा है, लेकिन 10 मार्च को नतीजे घोषित हो जाएंगे। रुड़की के प्रत्याशियों की यदि बात की जाए तो तीनों ही प्रत्याशियों ने जीत का दावा कर दिया है वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए तीनों ही प्रत्याशी के जो है वो लगातार जीत का दम भर रहे हैं, पर इसका जो फैसला है 10 मार्च को हो जाएगा। हालांकि इस बार जो वोट प्रतिशत है वो कम रहा है, क्योंकि इस बार जो है जनता के अंदर जैसे कि कल हमने देखा कि उत्साह तो देखने के लिए मिल रहा था मतदान को लेकर। लगातार जनता जो है मतदान केंद्रों पर अपना वोट प्रयोग करने के लिए पहुंच भी रहे थे, पर जितने आशंका जताई जा रही थी कि मतदान हो पाएगा, क्योंकि 85 के आसपास जो है वो आंकड़े जोड़े जा रहे थे कि मतदान के बाद, पर इतना नहीं हो पाया है। 70 के आसपास जो है वो सिमट कर रह गया है। तो सभी प्रत्याशी जो है मैदान में थे, अपनी अपनी जीत का दम भी भर रहे थे, पर जिस तरीके से हमने क्षेत्र की जनता से बात करी, रुड़की से लेकर देहात क्षेत्र की जनता से भी हमने बात करी, तो कहीं ना कहीं पूरा मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही सिमट कर नजर आया, क्योंकि बीच में जो है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी का मैदान में थे, वो भी अपनी जीत के दम भर रहे थे, दिल्ली मॉडल की लगातार बात कर रहे थे। पर क्षेत्र की जनता का मूड देखकर ये नजर आया कि हरिद्वार जिले की अगर बात करो तो दिल्ली मॉडल जो है यहाँ पर कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। और जो भी मतदाता है उन्होंने जो है कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रत्याशी है उन्हीं को सपोर्ट किया है, एक ऐसी सरकार बनाने चाहती है। हमने लगातार युवाओं से भी हम जुड़ रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। युवाओं का कहना था कि बेरोजगारी, महंगाई का और विकास का जो मुद्दा है वो खास मुद्दा है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है और विकास
जिस तरीके से उत्तराखंड में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। किसी तरीके से महंगाई पे भी लगाम लगाया जाए और बेरोजगार जो युवा है उनको रोजगार दिया जाए, ऐसी सरकार इस बार जो है हम युवा जो है चुनने के लिए जा रहे हैं। और महिलाएं भी काफी संख्या में जो है बूथ पे पहुंच रही थी अपने मत का प्रयोग करने के लिए। तो महिलाओं का भी कहना था कि महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं बजट का, रसोई का जो बजट है वो लगातार बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था। तो उसको लेकर महिलाएं भी जो है वो खासा नजर आ रही थी और युवा बेरोजगार को लेकर। जी अशोक के पास चलती हूँ। अशोक, देखिए बीते दिन मतदान हुआ, लेकिन यदि बात की जाए सभी आयु वर्ग के लोगों की तो ज्यादातर वहां पर कौन से लोगों ने मतदान किया? युवा ने, महिलाओं ने, बुजुर्ग जनों ने? ज्यादा वोट किसने डाले? देखिए, जिस तरह से अगर बात की जाए वोटों की ज्यादा से ज्यादा वोट किसने डाले हैं, तो कहीं ना कहीं हमने जो इस तरह मतदान केंद्र पर जब हम गए तो सभी के हर तरह का फर्क वहाँ पर मौजूद दिखाई दिया। और हमने उनसे जब बात भी करी तो महिलाओं की जो सबसे बड़ी परेशानी है जो महंगाई को लेकर, उनके साथ तौर पर महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं शिकायत सामने आई। और वहीं युवा की बात करते हैं तो यह युवा को लेकर सबसे बड़ा बेरोजगारी को लेकर कहीं ना कहीं दो मुद्दा भी उठा। तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड राज्य बेरोजगारी के मामले में कोरोना काल में भी पहले पायदान पर बरकरार रहा। इन सबसे हटकर बाजी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें ये भी मिली कि जो कि आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इन सबसे हटकर एक मुद्दा नशे का भी रहा, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में नशा भी अपने आप में एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर आज जनता ये जरूर यहाँ पर उम्मीद लगाई बैठी है कि आने वाली सरकार जो होगी उस नशे। ठीक है अशोक और राव, आप दोनों के पास में आऊंगी। अशोक, आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान समाप्त हो गया। इसके साथ ही सियासी हलकों से लेकर हर जनमानस की एक जुबान पर एक ही सवाल तैर रहा है कि आखिर प्रदेश में किस दल की सरकार बनेगी। स्पष्ट जनादेश मिलेगा या 2012 की कहानी दोहराई जाएगी। उत्तराखंड के चुनावी समर में जोर लगाने वाले 632 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। इनमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित तमाम ऐसे दिग्गज और बड़े नेता हैं जिनका राजनीतिक भविष्य भी इससे तय होगा। इस बार के चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले ईवीएम में कैद हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खातिमा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लालकुआ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, गंगोत्री से आम आदमी पार्टी के सीएम फेस कर्नल कोठियाल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मेरे सहयोगी अशोक और राव लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले रुड़की का हाल जान लेते हैं। राव, देखिए रुड़की में भी चुनाव हुआ बीते दिन और सभी की किस्मत दांव पर है। रुड़की की यदि बात की जाए तो जनता ने तो तय कर लिया, अपना प्रत्याशी वोट दे दिया, लेकिन 10 मार्च को नतीजे आएंगे वहां पर। बिल्कुल, देखिए रुड़की के जो दोनों प्रत्याशी है बीजेपी और कांग्रेस से यशपाल राणा थे और बीजेपी से प्रदीप बत्रा, क्योंकि प्रदीप बत्रा के 2 बार जो है लगातार जो है रुड़की की विधानसभा की सीट पर जो है विराजमान है। तो दोनों ही प्रत्याशियों की जो प्रतिष्ठा पूरी तरीके से दांव पर लगी हुई है जीत और हार को लेकर, क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी है प्रदीप बत्रा के ऊपर जो है कई बार जो है भ्रष्टाचार के आरोप भी जो है उनके ऊपर लगते नजर आए हैं। और इस चुनाव में जो है लगातार जो है कांग्रेस के जो प्रत्याशी यशपाल राणा जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर उनको घेरते हुए नजर आए थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जिस तरीके से आरोप उनके ऊपर लगे हैं, तो प्रदीप बत्रा जो बीजेपी प्रत्याशी है उनकी जीत की राह इस बार आसान होने वाली है, क्योंकि सभी विधानसभाओं पे जो है देखने को यही मिला है, कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर नजर आ रही है। अब कि ये कहना आसान नहीं होगा कि किसी भी पार्टी का प्रत्याशी जो है एक तरफा अपने मतों को जीत हासिल करके विधानसभा पहुंचा है, क्योंकि जो जनता है क्षेत्र की उनमें काफी आक्रोश भी देखने के लिए मिला है, क्योंकि चाहे वो बेरोजगारी की अगर बात की जाए या विकास को लेकर या महंगाई, क्योंकि महंगाई सबसे ज्यादा जो है अहम मानी जा रही थी, क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय में लगातार जो महंगाई है वो आसमान के दाम छूती नजर आई। तो जनता लेकर उसको भी कहीं ना कहीं नाराज जरूर नजर आई है। पर जो जनता का जो फिलहाल जो है ईवीएम में कैद हो गया है,
क्या फैसला जनता का रहा है, किसके सर पर ताज सजाएगी जीत का और किसको अपनी सरकार बनाएगी या किसको अपना विधायक बनाएगी, इसका फैसला जो है 10 मार्च को हो जाएगा। जी अशोक, आपकी यदि बात करें तो आपने सभी सीटों का हाल जाना है। मैं आपसे हरिद्वार ग्रामीण सीट के बारे में बात करूंगी, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा चुनावी मैदान में है और पिता की हार का बदला लेने के लिए स्वामी यतीश्वरानंद को चुनावी मैदान में उतारा है बीजेपी की तरफ से। देखिए, बिल्कुल सही बात है। इस तरह से हरिद्वार ग्रामीण की बात अगर यहाँ पर की जाए तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर कही जा सकती है। दोनों ही के ही बीच में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में खासा टक्कर यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर स्वामी यतीश्वरानंद की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो कहीं ना कहीं एक जनता के बीच में सबसे बड़ी बात है किसानों में एक बहुत बड़ी यहाँ पर उनकी कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी पैठ से साफ तौर पर देखने को मिलती है। वहीं इसके बाद अगर बात की जाए जिस तरह से अगर अन्य प्रत्याशियों की भी या फिर कांग्रेस की भी जिस तरह से बात यहाँ पर की जाए, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच कड़ी टक्कर जरूर देखने को मिलेगी। दोनों ही उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो चुकी है, लेकिन और जनता जानती है कि आने वाले समय में किसकी किस्मत चमकेगी, लेकिन ये आने वाली 10 मार्च को ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि आने वाले समय में कौन उम्मीदवार। ठीक है, राव के पास जाना चाहूंगी। राव, देखिए, रुड़की के आसपास के यदि विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो नजदीक विधानसभा क्षेत्र के बारे में बताइए जहां कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जो रुड़की से अलग अगर हम बढ़ के बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की, तो यहाँ पर 4 से 5 विधानसभा आते हैं, जैसे कि पिरान, कलियर, भगवानपुर, झबरेड़ा, मंगलौर, खानपुर, लक्सर की विधानसभा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आती है। तो यहाँ पर जो है मैं पहले बात करूंगा पिरान कलियर विधानसभा की, तो यहाँ पर जो है 2 बार के विधायक कांग्रेस से हैं, फुरकान अहमद रह चुके हैं और तीसरी बार वो चुनावी मैदान में है। ठीक है राव, देखिए सभी जगह कड़ा मुकाबला है। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।